नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। ट्रैक पर बताया जा रहा है कि सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस टकरा गई। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, ट्रेन को तब जाकर के रोका गया। अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर एक बड़ा हादसे को टाला जा चुका है। कानपुर रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल से भरी बोतलें भी मिली हैं। जानकारी यह है कि कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की यहां पर कोशिश की जा रही थी। घटना स्थल पर एटीएस पहुंच चुकी है। ट्रैक पर सिलेंडर की जांच शुरू कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रेलवे ट्रैक पर साजिश को नाकाम किया गया है। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उसने हरियाणा की सियासत में भूचाल ला दिया। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे गाने से मशहूर हुए सिंगर कन्हैयालाल मित्तल ने एक बड़ा बयान दिया, जिससे हरियाणा की राजनीति गर्मा चुकी है। रिपोर्ट में समझिए। चुनाव सियासी भूचाल, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कन्हैया मित्तल। राम के भजन से मिली मशहूरी, अब बीजेपी से बना रहे दूरी। टिकट का खेल अब कांग्रेस से मेल। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे गाने से फेमस हुए सिंगर कन्हैया मित्तल के एक ऐलान ने हरियाणा की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। चारों तरफ अब सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में कन्हैया मित्तल ने ऐलान किया कि वो शीघ्र ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हालांकि उन्होंने ज्वाइन करने की तारीख का खुलासा नहीं किया। मन में है, जल्द से जल्द करेंगे और जब करेंगे सबको पता लगेगा। एक बात तो सामने है कि बीजेपी द्वारा आपका जो पंचकुला से टिकट कटने के बाद में आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैंने पंचकुला की बात करी थी, ना कोई टिकट कटने की बात है। मेरा मन है, जैसे हर नागरिक का एक विचार होता है कि मैंने कहीं जुड़ना है जाके, तो मेरा मन है वहां जुड़ने का। भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने वाले और सनातन की बात करने वाले सिंगर कन्हैया मित्तल का कहना है कि वो कांग्रेस में रहकर भी सनातन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। सनातन किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता। देखिए, मैंने जो गीत गाया था वो मैं खुद सनातनी हूँ, तो इसलिए मैंने उसको प्रमोट किया है। कांग्रेस में जाके मैं सनातन को प्रमोट करना थोड़ी ना बंद कर दूंगा। और दूसरी बात कि जो हमारे को सुनने वाले हैं या चाहने वाले हैं, उनसे ही हम लोग बनते हैं कलाकार। और उसी भावना को समझते हुए कि सनातन सिर्फ एक पार्टी से नहीं चलता। जिस भी जगह आप सनातन की सेवा करना चाहें आप कर सकते हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और बात रही गाने की, तो गाना मैंने भाजपा के लिए नहीं गाया, वो सनातनियों के लिए, संत के लिए और भगवे के लिए गाया। वहीं कन्हैया मित्तल को लेकर ये भी चर्चाएं हैं कि बीजेपी की तरफ से पंचकुला से टिकट नहीं मिलने से उन्हें नाराजगी है। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। हालांकि उन्होंने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि टिकट को लेकर अभी किसी से कोई बात नहीं की। ऐसा कुछ मैं आपको बता नहीं सकता, और जब भी होगा जल्द से जल्द आपको पता लगेगा। बीजेपी के कुछ नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे कुछ नेता भी आपसे? सब हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सबसे बात हो रही है, चलती रहती है चर्चा, अमूमन चलती रहती है बात। किसी के साथ कोई ये तो है नहीं कि हम मन मुटाव लेके फिर हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने मन की इच्छा है उसको ज्वाइन करने की, तो ज्वाइन करके काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी से दूरी बनाने का रीजन सबसे बड़ा क्या रहा है? बीजेपी से दूरी बनाने का कोई रीजन नहीं है। कोई ना मैं पहले नजदीक था, ना मैं अब नजदीक हूँ, ना मैं कभी नजदीक था। हाँ, बीजेपी के लोगों से मैं संपर्क में था क्योंकि उनके कार्यक्रम करता था। मेरे गीत को सब सराहते थे और उनका थीम सॉन्ग वो बना। मैंने तो कभी उनके लिए स्पेशल गाना कभी नहीं बनाया, मेरी मन। वहीं चुनाव लड़ने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की और हरियाणा में आगामी विधानसभा में टिकट के निर्णय पर भी बयान दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद में कहां से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? कोई ऐसी मन की इच्छा नहीं है कि यहाँ से लड़ना है कि वहां से लड़ना है। अभी ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके सर। बहरहाल हरियाणा के प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल के कांग्रेस ज्वाइन के बयान के बाद राजनीति का रुख बदल गया है। बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा ने कन्हैया मित्तल के गाने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे को थीम सॉन्ग बनाया था, लेकिन अब
वही कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। दौसा से आशीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सवाई माधोपुर में रामकथा के दौरान कथावाचक मुरलीधर महाराज ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि किरोड़ीलाल जैसा कर्मठ और जुझारू नेता की राजस्थान को जरूरत है। इस मौके पर किरोड़ी का भी दर्द छलक पड़ा। किरोड़ी बोले हैं कि मंत्री बनने के बाद श्रीखंडी बना दिया गया। रिपोर्ट में आप देखिए। डॉक्टर किरोड़ी के मुरीद हुए कथावाचक मुरलीधर महाराज। पर आप जैसा जुझारू, कर्मठ और बेबाक राजनेता हमने नहीं देखा है। वो अपनी सरकार के विरुद्ध बोल गए लोग। मुरलीधर महाराज ने बांधे डॉक्टर किरोड़ी की तारीफों के पुल। आपका मैं पुनः इस कारण आपकी इस व्यक्तित्व के कारण पुनर्वास की सेवा में। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की कार्यशैली और उनके विचारों का हर कोई मुरीद है। फिर चाहे सत्ता पक्ष के नेताओं की बात हो या फिर धुर विरोधी राजनीतिक दल के नेताओं की, इस बार उनकी तारीफ प्रसिद्ध कथावाचक मुरलीधर महाराज ने की। यहाँ के विधायक किरोड़ी जी है ना, वो तो कहाँ आ पाएंगे, धरनों से उनको फुर्सत नहीं होगी। पर गजब के नेता है महाराज, वाह! ऐसे नेता चाहिए देश को महाराज, ध्यान रखिएगा। राजस्थान को तो ऐसे चाहिए किरोड़ीलाल जी जैसे, जो उनकी बात न माने, ठोकर मारे। कथावाचक ने डॉक्टर किरोड़ी के लिए कहा कि आप समाज के लिए लड़ो और इसी तरह आगे बढ़ते रहो। उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप वाकई एक सच्चे समाज सेवी और सच्चे नेता हैं। आप जैसा जुझारू, कर्मठ और बेबाक राजनेता हमने नहीं देखा है। वो अपनी सरकार के विरुद्ध बोल गए लोग को मंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं कर देते। आप चाहत पत्र दे देते आपका मैं पुनः इस कारण आपकी इस व्यक्तित्व के कारण पुनर्वास की सेवा में। दरअसल ये बात कथावाचक महाराज मुरलीधर ने उस वक्त कही जब अपने सवाई माधोपुर के दौरे के दौरान डॉक्टर किरोड़ी शनिवार को सवाई माधोपुर के बजरिया में आयोजित हो रही महाराज मुरलीधर की रामकथा के कार्यक्रम में पहुंचे और कथावाचक का डॉक्टर किरोड़ी ने आशीर्वाद दिया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जमकर थिरके और अपने हाथों में करताल लेकर बजाते नजर आए। कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ीलाल ने रामकथा में मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में राजनेता बदल गए हैं, वैसे जनता भी बदल गई है। और अभी आते ही महाराज ने कहा था कि मंत्री नहीं रहोगे तो ज्यादा बल रहेगा। अब मंत्री बनने तो मैं शिखंडी बन गया। जो करने की शक्ति थी वो भी गायब हो गई। और हटीले हमीर जिसने अपने वचन निभाने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया, दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। मैं भी आपको वचन दे चुका, उस जो विधानसभा के चुनाव में दिया था, मैं किसी के सामने सिर झुकाने वाला नहीं हूं। केवल सिर झुकाऊंगा तो आपके सामने, जनता जनार्दन के सामने झुकाऊंगा और आपका कल्याणकारी काम करूंगा। सत्ता के गलियारों में चर्चाओं में रहने वाले डॉक्टर किरोड़ी मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही धार्मिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय है, लेकिन विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे के बाद से ही मंत्री के तौर पर कामकाज को लेकर सवाल उठा रहा है। देखना होगा कि धर्म की राह पर चल रहे किरोड़ी राजनीति में बतौर मंत्री लोगों को कितनी राहत दे पाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। कोई भी पापी हो उसका नाश करके। चलिए रुक करेंगे अजमेर का, जहां से बड़ी खबर है। हार्डकोर कैदी ने बताया जा रहा है कि साथी कैदी पर हमला कर दिया।
फरदीन गांजा ने नुकीली चीज से हमला किया है। जानलेवा हमले में दूसरा कैदी यानी कि तोताराम जख्मी हो गया है। जेल प्रहरियों ने दोनों कैदियों को तुरंत ही कंट्रोल में किया। फरदीन पहले भी बताया जा रहा है कि प्रहरी कैदियों पर हमला कर चुका है। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर अजमेर से पहुंचा रहे, जहां पर साथी कैदी ने बताया जा रहा है अपनी साथी कैदी पर हमला कर दिया, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि आरोपी ने पहले भी प्रहरी और अन्य लोगों पर नुकीली चीजों से हमला किया है। फिलहाल के लिए शांति व्यवस्था कायम कर दी गई। और मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको देंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी यह है कि आज प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश होगी और इन जिलों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही हैं। बड़ी खबर है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मौसम से जुड़ी यह अपडेट सामने आई है। मौसम विभाग ने यह बताया है कि 23 जिलों में भारी बारिश होगी। बारिश और बर्बादी, मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में आबादी। बरसात का मंजर, आफत बेहिसाब। भयंकर बारिश, राजस्थान में जल सैलाब। राजस्थान में इस बार हुई बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार एक के बाद एक एक्टिव हुए मॉनसून सिस्टम की वजह से जून से लेकर 8 सितंबर तक खूब बारिश हुई। हालात ये रहे कि बारिश का कोटा जो सितंबर के तीसरे से चौथे सप्ताह तक पूरा होता, वो 1.5 महीने पहले 17 अगस्त को ही पूरा हो चुका है। हालांकि अभी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने रविवार से फिर 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बरसात के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दौसा जिले में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला। जिले के नालावास गांव में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही एक कच्चा बांध तैयार किया था, लेकिन क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नालावास का ये कच्चा बांध टूट गया। जैसे ही बांध टूटा तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर इस कच्चे बांध के टूट जाने के कारण पानी वापस मोरेल नदी में चला गया। वहीं भरतपुर में बारेठा बांध में लगातार हो रही पानी की आवक के बाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं और पानी की निकासी की जा रही है, जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित हो चुके हैं और कई से संपर्क टूट चुका है। इतना ही नहीं, पूरा बाईखेड़ा गांव में बाढ़ आ चुकी है, जहां घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। लेकिन गांव के पास से होकर निकल रही नदी में लोग लापरवाही पूर्वक नहाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग नदी में कूद कूद कर नहा रहे हैं, जहां गहरा पानी होने के कारण हादसों की भी संभावना बनी हुई है। अजमेर में हुई बारिश के बाद आना सागर झील और फाई सागर झील ओवरफ्लो है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया है और लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घरों में कई दिनों से पानी भरने से लोगों के सामान खराब हो रहे हैं, वहीं उनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। केकड़ी में तेज बहाव में कंटेनर ट्रक बह गया। हालांकि लोगों ने कंटेनर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सुबह से वाहन चालक लापरवाही से अपने वाहन निकाल रहे हैं, वहीं इसको लेकर प्रशासन भी कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। भीलवाड़ा जिले में युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त युवक नाहर सागर बांध में बह गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है। युवक अपने दोस्तों के साथ शाहपुरा से आया था। इस दौरान सेल्फी लेने के दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। अब जरा टोंक से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। टोंक बनेठा मार्ग पर नाला उफान पर है, जिसमें जान की परवाह किए बगैर लोग नाला पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग को भी नाला पार करवा रहे हैं। उफनते नाले के बीच से गाड़ियां गुजर रही हैं।
वहीं धौलपुर में भी बड़ा हादसा हुआ, जहां ऋषि पंचमी पर नदी में नहाने गई 4 लड़कियां डूब गईं और डूबने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में इस साल बारिश कहर बनकर बरसी है, जिसके अलग अलग जिलों में साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर जिला तक जलमग्न है। वहीं भारी बारिश की चेतावनी से हालात और बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोटा का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, जीओडी सर्किल पर मेले में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है, मारपीट की गई। मेला समिति की कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट हुई है। पुलिस कर्मियों के सामने ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने मेले में रखी जो कुर्सियां थी और अन्य सामान जो था, उसमें आरोपियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। पुलिस ने कुछ बदमाशों को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है इनसे, ताकि आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये घटना जीएडी सर्किल के पास की है, जहां पर बताया जा रहा है कि मेले में कुछ आरोपियों ने उपद्रव मचाया है। मेले में जो सामान रखा हुआ था उसके साथ तो तोड़फोड़ की ही गई है, साथ ही साथ मारपीट की घटना को भी आरोपियों की तरफ से अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर कोटा से इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पुलिसकर्मियों के सामने ही दबंगई जो है वो देखने को मिली है यहाँ पर आरोपियों की। तो कुर्सियों सहित अन्य सामान तोड़कर वहां पर जमकर इनकी तरफ से उत्पात मचाया गया और उसके बाद पुलिस ने एहतियातन कुछ लोगों को हिरासत में लिया, ताकि पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और पता लगाया जा सके कि मारपीट की घटना तक मामला आखिर क्यों पहुंच गया। तो जीएडी सर्किल पर मेले में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। इसकी वजह से मेला समिति का प्रबंधन संभाला। उधर राजधानी जयपुर के करीब नाहरगढ़ की पहाड़ियों में लापता हुए राहुल की कहानी अब रहस्यमय होती जा रही है। पुलिस ने तो एक भाई की शव को बरामद कर लिया, लेकिन दूसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चला। आखिर इन दोनों भाइयों के साथ पहाड़ी के बीच में हुआ क्या था, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। आठ दिन 300 की टीम रहस्य जस का तस। खोजी कुत्ते, ड्रोन कैमरे सब नाकाम। लापता राहुल की अबूझ पहेली बरकरार। खूबसूरत पहाड़ी की खौफनाक मिस्ट्री। जयपुर के नाहरगढ़ की पहाड़ियां अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जितनी मशहूर है, उतनी ही ट्रैकिंग और टूरिज्म के लिए भी। लेकिन इन्हीं नाहरगढ़ की पहाड़ियों में एक भाई की मौत और दूसरे भाई की गुमशुदगी एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुकी है कि जयपुर पुलिस से लेकर सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दूसरी तमाम महकमों की टीमें पिछले 8 दिनों से दिन रात एक कर देने के बावजूद इसे सुलझा नहीं पा रही। यहाँ के घने जंगलों में गुम हुए 2 में से एक भाई की लाश मिल चुकी है, लेकिन दूसरे का अभी तक पता नहीं। यहाँ सवाल ये है कि इन 2 भाइयों के साथ इन घने जंगलों में आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक खौफनाक मिस्ट्री बन गई। अब सारी कोशिश जंगलों में गुम हो चुके दूसरे भाई को ढूंढ निकालने और इस मिस्ट्री को सुलझाने की है। ये लोग यहाँ पे जो नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर जो जाते हैं, रास्ते के अंदर ये लोग, वहाँ पे इनका एक पुराना साथी था यादवेंद्र, उससे ये मिले थे और मिलने के बाद में अपने मोबाइल नंबर थे उनका आदान प्रदान किया था। और उसके थोड़ी ही देर बाद लगभग 11:30 बजे के आसपास इनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा हम इधर जंगल के अंदर आए थे लेकिन वो रास्ता खो गए हैं। उसके बाद में थोड़ी मतलब 12:01 तक जो राहुल है उनसे उनसे बात हुई है और बाद में लास्ट 1:27 पे जो आशीष है उनकी बात अपनी माता जी से हुई है। उसके बाद में कोई बातचीत होना, हमारी जो
अनुसंधान है उसमें नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीतते गया, सर्च ऑपरेशन में टीमें और जंगल का दायरा भी बढ़ता गया। डॉग स्क्वाड से लेकर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल सर्च ऑपरेशन में किया गया, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं। जानकारों की माने तो ये जयपुर में अब तक का पहला और सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है, जिसमें नाहरगढ़ पहाड़ी से रहस्यमय ढंग से गायब हुए राहुल की खोज में 300 से ज्यादा लोग जुटे हैं। उधर आशीष की मौत भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। सवाल यह है कि आखिर जंगल में गुम आशीष के साथ ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे गुजरते गुजरते उसकी लाश मिल गई। क्या उसका कत्ल किया गया या फिर ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई? पुलिस ने आशीष की लाश का पोस्टमार्टम तो करवा लिया। शुरुआती रिपोर्ट इस सवाल पर भी खामोश है, क्योंकि रिपोर्ट में मौत की वजह सिर में चोट लगने को बताया गया है, लेकिन ये चोट लगी कैसे, ये फिलहाल साफ नहीं है। वहीं जयपुर पुलिस ने राहुल की तलाश में कोई कमी नहीं छोड़ी। सर्च के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम की ओर 3D स्लैम DLR इंटरसिटी मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग से थर्मल इमेजिंग से एनालिसिस किया जा रहा है, ताकि पता चले कि पहाड़ी में खाई में क्या है। पहली बार इस तकनीक का सहारा राहुल को तलाशने में लिया गया। वहीं भीलवाड़ा से बुलाई गई माइनिंग रेस्क्यू टीम के एक्सपर्ट्स पहाड़ी की खाई में उतरकर सर्च करवा रहे हैं। इस टीम की ओर से 3 बोर होल कैमरों को वायरिंग के जरिए 400 मीटर नीचे तक घाटी में उतारा गया, लेकिन पेड़ ज्यादा होने से तकनीक कारगर नहीं रही। बाकी हम लोगों ने मोटा पिछले 4-5 दिन के अंदर जो सारे स्थान है इसको पार के ज्यादातर हम लोगों ने उनको सर्च कर लिया। कई जगह 3-3, 4-4 बार भी सर्च किया। बहरहाल राहुल की तलाश और आशीष की मौत से पर्दा उठाने के लिए जयपुर पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सुराग हाथ नहीं लगा। ये जरूर है कि एक बार राहुल के मिलते ही पुलिस पूरी घटना से पर्दा उठा देगी। 8 दिन बाद सवाल यही है कि आखिर राहुल कहां है? क्या वो जिंदा और सुरक्षित है या फिर पहाड़ी पर ही उसकी खोज में अभी और कोशिशें करना बाकी है? बाद में चरण मंदिर जाते हैं, दशहरिया में रहता है, तो संभवतः कुछ ऐसी लगता है कुछ। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में सर्च ऑपरेशन हुआ। और आइए अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।